कुछ हमारे घटक दल के लोग हैं जो सनातन पर और तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे लोग विक्षिप्त मानसिकता के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आज 5,000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। केवल और केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कुछ ये कहते हैं उसका जवाब इनके पास नहीं होगा, इसलिए पहले तो ये 400 सीटों के दावे को इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे में बंद कर देना चाहिए। इसमें दम नहीं है। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम वैसे तो आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम पेपर पर लिख कर देखें तब तो आपका प्लान 2024 पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हकीकत यह है कि मोदी जी के समय में और जिस प्रकार की रणनीति व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं, और अमित शाह जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बनाई, अब नड्डा जी कार्य कर रहे हैं। हम कागज पे काम ही नहीं करते, तो जमीन पे काम करते। हमने कहा था सपा बसपा गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कि हम 60 सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत पाया हमने। कारण क्या है कि धरातल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शासन सत्ता से जो लाभ गरीब वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं और उसके द्वारा अपना विश्वास बनाते हैं। हमारी स्पष्ट स्ट्रेटजी है, हम आपको बताना चाहते हैं। गरीब कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव, और उसके साथ संगठन की का व्यवस्थात्मक समर्थन, बस इसके द्वारा कार्य हो जाता है। अब बाकी लोग कागजी हवाई, जैसे भी बोल रहे थे ना जयराम रमेश जी, कि दिमाग खुला और मुंह बंद रख के। अब समस्या ये ना कौन से वाले मुंह के लिए कह रहे थे, यहां 1 दर्जन तो मुंह है, और फिर वो वाला मुंह जो मुखौटा है या वो वाला मुंह जो वास्तविकता में मुंह है, तो वहां पे तो ये समस्या, इसलिए वहां कागज पे देख रहे हैं 4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई चीज निकली नहीं, संयोजक भी नहीं बन पाया, कुछ तय नहीं हो पाया। हमारे यहां जो होता है धरातल पे। आलोक शर्मा जी, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने से नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई कमेंट्री करने के लिए जेडीयू के केसी त्यागी जी आ जाते हैं या ममता बनर्जी आ जाती हैं सब मीडिया में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या बेहतर करती है अगर इंडिया गठबंधन की ये मजबूरियां और ये कलेश जो अब सामने आ रहा है वो आता ही नहीं, अगर वो अपने दम पर जैसा पिछली बार लड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के बाद आगे बढ़ती। और दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का है कि सीट शेयरिंग पर क्या हुआ, 4 दिन बाकी हैं। कहा कि आपके पहले प्रश्न का 2 हिस्से हैं, एक बयानबाजी से रिलेटेड है और एक अकेले कांग्रेस लड़ती कि नहीं लड़ती। तो उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इसमें कहीं पर कोई सेकंड थॉट या कोई किसी तरह का ना पहले था ना अब है। दूसरी बात आती है बयानबाजी की। स्वाभाविक है कि बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी को भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी उसको अपना मोहरा बनाकर उस पिच पर जाकर खेले, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे गठबंधन में कोई घटक दल हो। और तीसरी बयानबाजी एक और है जो अक्सर पिछले 4-5 दिनों से फिर सुनाई दे रही है कि कुछ हमारे घटक दल के लोग हैं जो सनातन पर और तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे लोग विक्षिप्त मानसिकता के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाती है और उसके ऊपर चुनाव को ले जाती है। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी रहती है। इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो, चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद 1-1 महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। आज 5,000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे लोग। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम
कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा, अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रेटेजी है, इनका जो प्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो। केवल इनका एक ये स्ट्रेटेजी है और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं, वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। उसके ऊपर बड़ा बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट मांगेंगे। हम तो फिर कहेंगे कि कन्हैया के हत्यारों को भी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था, आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने लड़ा और अंडरग्राउंड अपना जो काम करते हैं ये, वो पूरा देश जानता है। सीट शेयरिंग हो गई सर? देखिए, सीट शेयरिंग के बारे में मैक्सिमम चीजें तय हो चुकी हैं। मैं आज तक के माध्यम से नहीं बताने की पोजीशन में हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैक्सिमम चीजें तय हो गई हैं। आज भी 4 राज्यों की मीटिंग एआईसीसी के अंदर चल रही है और बाकी राज्यों से, बाकी घटक दलों से इंडिया के मैक्सिमम पैरेलल बातचीत होकर मैक्सिमम चीजों पर एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनाव नहीं है कि अंजना जी, केवल एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव रहेगा। चुनाव मुद्दों पर भी रहेगा, किस दल में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। एनडीए में तो कुछ है ही नहीं। एनडीए तो जिस तरह से 48 दलों के साथ 2014 में चला था, आज कहां है पता नहीं। जेडीयू हो, अकाली हो, शिवसेना हो, तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कितनी बेरोजगारी दूर हुई, देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा, देश के अंदर कहां विकास हुआ, कितनी महंगाई कम हुई, कितना महिला अत्याचार कम हुआ, कितनी सीमाएं सुरक्षित रही, जम्मू कश्मीर में कितनी शांति आई, इन चीजों पर चुनाव होगा। ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सर फायर फाइटिंग मोड में है। केसी त्यागी जी आकर कहते हैं कि मुंबई तक तो तय था कि चेहरा नहीं होगा, अचानक चेहरा क्यों हो गया। यानी ममता बनर्जी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक पेज पर नहीं है, क्योंकि खुद खड़गे साहब कह रहे हैं कि चेहरे की अभी क्या जरूरत है। अब आप लोग ये फायर फाइटिंग मोड क्या मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा? क्योंकि इसकी क्या जरूरत है? अलग अलग जुबान, बॉल टू बॉल कमेंट्री कौन कर रहा है? और दूसरा हिस्सा, क्या वाकई ललन जी को हटाकर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन रहे हैं? क्या नाराजगी हो गई? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अभी तक एनडीए की क्या रणनीति है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और मुकाबले में इंडिया की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा है। तो मुझे लगता है एनडीए के गठबंधन में तो कोई गतिविधि ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 400 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाने का एक निश्चय जाहिर किया है और उसके हिसाब से उनका कहना है कि वो रोडमैप पर काम कर रहे हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि अकेले दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं और दक्षिण भारत में पुडुचेरी, जहां केवल 1 लोकसभा की सीट है, ना उनकी कहीं कोई सरकार है और ना बहुत ही कोई मजबूत उनकी उपस्थिति है। पूर्वी भारत के, जिसमें मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मानता हूं, और उनमें 117 सीटें, 117 सीटों में इनमें चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। तो अब देखिए स्थिति क्या है। सवाल ये है कि जब हम जाएंगे तो अलग अलग जो भी अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो 2 बड़े राज्य, अपेक्षाकृत बड़े राज्य, असम और उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, बाकी छोटे राज्यों में बहुकोणीय संघर्ष होंगे और उसमें 50% वोट लाने का अगर कोई भी पार्टी अगर दावा करती है तो ये हास्यास्पद। और ये परिस्थिति पंजाब से लेकर के हिमाचल से लेकर यहां तक कि दिल्ली में अगर आप और कांग्रेस मिलकर अच्छी तरीके से लड़े तो वहां भी ये आंकड़ा तय कर पाना आसान नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये एक चुनावी जुमला है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया की बैठकें तो हो रही है, लेकिन एनडीए ने कोई बैठक नहीं की। अब ये सवाल है कि आप कह सकती हैं कि मुकाबला आपका, चैलेंजर है, आप अपनी तैयारी बताइए। तो निसंदेह इंडिया गठबंधन कई सवालों पर जितना समय मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिला। समय तो निकला, लेकिन सबके राज्य में अनौपचारिक बातचीत आखिरी चरण है और सीट शेयरिंग को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, बहुत जल्द आपको आधिकारिक जानकारियां साझा करने की स्थिति में अलग अलग दल होंगे। कांग्रेस की ओर से भी कोशिशें हो रही हैं और हमारे यहाँ से भी सभी जगहों पर प्रयास हो रहे हैं। सांगठनिक तौर पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ काफी फील गुड में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मुकाबला काफी भीषण होने जा रहा है और पूरे पराक्रम और ओजस्विता के साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों को लेकर के आश्वस्त, जब साझा रैलियां पूरे देश में होंगी
जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम आएंगे, हाँ, जब सीट शेयरिंग सब कुछ सामने आएगा, ठीक। उसके बाद आमने सामने की जो तैयारी है उसका हाँ, बेहतर मूल्यांकन होगा। ठीक है। ललन सिंह पे आप नहीं बोले। ललन सिंह पर आपने पूछा नहीं, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ जी। अच्छा, सॉरी। तो ललन सिंह जी ने आज खुद खंडन किया, जो भी यहाँ उनको कुछ थोड़ी खंडन चैनल- करना है सर, आपको खंडन करना है। अब तो पार्टी के आप है ना प्रवक्ता। ललन सिंह जी को देखिए- हटाकर क्या नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे? सीधा प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है ललन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के आधिकारिक राय को ही सामने रखते हैं। जब खुद ललन सिंह जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो मुझे लगता है इस पर किसी भी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। और इस पर पूर्ण विराम जरूर लगना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने खुद इस बात को अपनी ओर से इसका खंडन स्पष्ट कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर इस बार लड़ाई होगी। बात इसकी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लोकप्रियता पर आप चुनाव को ले जाते हैं। और आलोक शर्मा जी तो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अंत में हर चुनाव को धर्म से जोड़ देते हैं और उसी वजह से जीतते हैं। ये दोनों पार्टियों की समस्या देखिए। राजीव रंजन जी की पार्टी से पूछिए तो ललन सिंह जी ने क्यों बैठक बुलाई है, खैर कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं, हम उनकी बात मानते हैं, 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। आलोक जी को देखिए तो अब कितनी बड़ी विचित्र बात है कि दूसरी पार्टी के उनके गठबंधन के घटक दल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करते हैं, मगर उनकी पार्टी उसको स्वीकार करने में दाएं बाएं लेफ्ट राइट दिखाई पड़ती है। तो भैया बाहर को छोड़िए, पहले अंदर देख लीजिए। फिर राजीव रंजन जी ने कहा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अकेले कर्नाटक में 28 में 25 लोकसभा हमारे पास है। तो मान्यवर आपको कहां से दिख रहा है कि नहीं है? बल्कि मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन कहां है? भाई कर्नाटक में कांग्रेस हमारा सीधा मुकाबला, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। डीएमके तमिलनाडु में आपके साथ है ही, वो पहले से था, तो उसमें कोई इंडिया बनने के बाद तो कोई आया नहीं। अब तेलंगाना में है नहीं, आंध्र में है नहीं, और केरल में तो लड़ाई है कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में। तो मेरे भाई ये है कहां? आप क्या बोल रहे हैं? यही है जमीनी बात की बजाय हवाई बात करना। तो जनाब जो आप कहना चाहते हैं, अरे कागज ही पढ़ लेते तो कम से कम जमीनी यथार्थ नजर आता, परंतु आप लोग उसमें बोल जाते हैं, वो अलग बात है। 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, इससे पहले मिला था क्या? 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है, अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है। और जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, यानी जिस पे उंगली उठाने की जरूरत कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं रैंकिंग दी है और उसने ये कहा है कि 7.8% के साथ हम सबसे ऊपर जाएंगे। अब उसके बाद 37 किलोमीटर बढ़ती हुई सड़क आपको नहीं दिख रही है, 70 एयरपोर्ट, जिसमें से एक अयोध्या का एयरपोर्ट जो 30 को अनाउंस होने जा रहा है, उसके बाद आपको नजर ना आए तो मैं कहूंगा चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना, और फिर हमसे कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अंजना जी दावे के साथ कहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, हम 2 सीटों की पार्टी थे। अगर इनमें से किसी को उम्मीद हो कि कभी 303 भाजपा पहुंचेगी, विपक्ष में 3 नेता नहीं बचे होते, सब सत्ता के लालच में इधर आ गए होते। पर ये बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे भगवान राम जब युद्ध लड़ने गए थे, तो जो रावणी पक्ष में लोग खड़े थे वो थोड़ी मान रहे थे भगवान है। उस समय मान लेते भगवान है तो लड़ते थोड़ी, तब तो इधर आ जाते, तब तो कहे अरे एक नॉर्मल सा वनवासी खड़ा है, हमको क्या जीत लेगा। जो सुंदरकांड में आता भी है कि रावण कहता है कि हमने बड़े बड़े देवता और वो जीन लिए हैं, तो नर बानर के देखे माही जितने चिराचर में समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं उनको क्यों नहीं न्योता दिया है आपने? सुधांशु जी कहते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी वालों को क्यों नहीं बुलाया? डिंपल यादव नाराज है, वो लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर आप अलग रखना चाहते हैं। हाँ, देखिए हमने न्योता नहीं दिया है, न्योता राम जन्मभूमि ट्रस्ट देता है। क्या बोला तूने? न्योता संत समिति देती है जो चला रहे। कुछ भी उनके साथ इन्होंने जैसा बर्ताव किया, उसके बाद भी हम कह रहे हैं आने को तैयार है, पर 2 बातें। चलो, जो हमारे साथ किया उस पाप का प्रायश्चित न करें, कम से कम जो अपने पाप का प्रायश्चित तो कर लें। और अगर धार्मिक भाव से जाना चाहते हैं तो जो कार सेवकों की हत्या करवाई थी उसका प्रायश्चित कर लें, उसके बाकायदा शास्त्रीय विधान है। और राजनीतिक ढंग से जाना चाहते हैं तो अपने बयान के लिए माफी मांग लें। मगर साहब हम अपने बात पर भी अड़े रहेंगे, पाप पर भी अड़े रहेंगे, और जो मेरे राजनीतिक गुरु ने कहा उस पर भी हम पिछड़े रहेंगे, और उसके बाद कहेंगे नहीं जी हमें तो बुलाना चाहिए। तो ये अहंकार है। ठीक है, और आलोक जी इसीलिए मैं आ रही हूं। कहते हैं एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी से, एक छोटा सा सवाल है सुधांशु जी, वोट मिलेगा? रघुराई राम भजे गति कही नहीं पाई, वोट मिलेगा राम मंदिर के उद्घाटन से? अंजना जी हम छोटा सा अंजना जी मैंने तो कहा, अरे हम 2 सीट की पार्टी थे, तब कभी वोट की उम्मीद थी क्या? वोट की उम्मीद नहीं थी, हमारी कोई औकात नहीं थी भारत की राजनीति में। 2 सीटों में भी राम मंदिर साथ खड़े थे, 303 पे भी खड़े। ये वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है, और ये मैं इसलिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपको बता रही हूं कि जब आप बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मतदाता का अपमान करते हैं। अब ये 50% जनता क्या धर्म के बहकावे में आ जाती है? क्या इस प्रेमाइस पर चलना
सही है इस देश में चुनावी रणनीति के तौर मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन हमेशा से हर पार्टी में अपेक्षित होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही मुद्दे के ऊपर तमाम वोट चली जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। आपने भी देखा अभी 3-4 चुनाव में किस तरह से चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और उसके बाद क्या हुआ फिर मुद्दों का। मुझे लगता है कि जो सुधांशु भाई ने तमाम आंकड़े दिए, मैं उन पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए, हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, मतलब हर परिवार में लगभग 2.25 मुद्रा लोन चले गए। तो ये आंकड़े कहां से लाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिला है। अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। मोदी जी एक सदन में आके कहते हैं 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, दूसरे सदन में जाके कहते हैं 14 करोड़ लोगों को नल मिल गया। मतलब 26 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ लोगों को नल इन्होंने दे दिया। मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं? इतना तरक्की किया, इतना विकास किया कि 86 रुपए में आज डॉलर मिल नहीं रहा है, और जिस तरह से पेट्रोल 100 के पार है। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। तो ये तमाम जो बहकाने वाले मुद्दे हैं उनको ये लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 35,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में संसद पर दिया गया जवाब है कि किस तरह से सुसाइड किया है। हमें ये नहीं बताते हैं कि एनएचएआई के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। एनएचएआई के 1100 कुछ टोल थे, आज 3700 कुछ टोल हो गए, और हर टोल पे जहां 30-35 रुपए टोल कटता था, आज 100, 125 और 150 रुपए टोल कटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली के जो आंकड़े भी हैं वो तमाम गलत हैं। इन्होंने कहा कि अब सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। अरे भाई, 9 साल आपकी सरकार को हो गए। 2014 में 18,500 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में हमारे, अगर आप 56-57 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो प्रति वर्ष लगभग 12-13 हजार गांव में हमने बिजली दी, और आपने 9 साल में 3,000 में भी नहीं दी। उसके बाद आप कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचा दी। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। तो जब आंकड़ों की बात आएगी तो यह भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ती है। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो उसी समय पर डालनी पड़ती है? मुझे लगता है कि आज किसान की आमदनी मोदी जी के अनुसार तो डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। 2022 में डबल होनी चाहिए थी। वो 32 रुपया प्रति व्यक्ति किसान से घटकर वो 27 पर क्यों आ गई? हम तो पूछना चाहते हैं 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर भी क्यों नहीं दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है? केवल और केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज एनएचएआई के ऊपर कितना कर्जा है? सुधांशु भाई तो सांसद हैं, लगभग 13 गुना कर्जा एनएचएआई के ऊपर बढ़ा है। क्या उसको कौन भुगतेगा भाई? 2,05,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया। आईएमएफ आपको चिता रहा है, जिस आईएमएफ की आप बात कर रहे थे, और उसके बाद भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों है? 10 से ज्यादा करीब क्यों जा रही है बेरोजगारी दर? और तमाम वो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? एसएससी और यूपीएससी और तमाम एग्जाम्स की क्या हालत है? हम तो उम्मीद करते हैं पेपर जांच के ऊपर भी, पेपर लीक के ऊपर भी आपने पूरी तमाम संस्थाएं अब लगा दी होंगी पीछे, और एफआईआर हो गई होगी उसके ऊपर। केवल आप गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं। 3100 रुपए में अब वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी हो रही होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा अभी 3 दिन पहले कि 2185 पे ही खरीदी हो रही है अभी। तो तमाम झूठ बोलकर आप आते हैं, और 2024 में जनता आपको जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर मैं चुनाव राजीव इस जी के बात पास पर होगा कि आपने कौन कौन से वायदे किए थे। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। उन्होंने एकदम एक पॉइंट वाइज सवाल पूछा है। देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूं, उन्होंने जो भी बोला है कोई सोर्स नहीं कोट किया, मैं सोर्स कोट करके बोला था। 7.8% आईएमएफ का था। अक्टूबर में 4.87% बेरोजगारी महंगाई की दर थी। बेरोजगारी का आंकड़ा बता दूं साहब, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कोई इंप्लॉय बनेगा तभी तो प्रोविडेंट फंड बनाएगा, 13,60,000 लोगों ने पिछले महीने में ऐड किया है। तुम्हारा इंप्लॉय नहीं बने मगर ईपीएफओ में पैसा डालना शुरू कर दिया, और कोई इंप्लॉयर भी कहीं से आ गया है, उसने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की दर 6.7% आ गई, जो 2018 के बाद सबसे कम है। और मैं आलोक जी को बता देना चाहता हूं, परिवार से के आधार पर ही सिर्फ नहीं होता। अगर हमने 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं तो परिवार से ज्यादा है, जो गरीब है उसको मिलेगा अगर जरूरत होगा। हमने 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया है, तो अगर परिवार बहुत गरीब है तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी दिया है। मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि झुटलाना और बताना ये होता है। अब अभी आपको इस बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे देखते देखते याद आ गई। इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये लोग ये बताते थे, हम लोगों के बचपन में याद है कि जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे।
आज राम मंदिर बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार समझौते पे बात करने के लिए। ये है भड़काना, डराना और हिम्मत से काम न कर पाना। और दूसरी तरफ हम जो काम करते हैं विकास की हर चीज के आधार के ऊपर बात करते हुए करते हैं। इन्होंने कहा IMF की चेतावनी है भारत को, तो कृपया मुझे चेतावनी का लेटर दिखा दे। मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसी जगह पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उनमें से सेलेक्ट करके जहां पर इनको कंफर्टेबल लगा केवल उनकी बात की। मैंने कहा कि अगर इतना बहुत अच्छा विकास हो रहा है तो कोई भी मैक्रो माइक्रो कोई भी इंडिकेटर आपके पक्ष में या देश के पक्ष में क्यों नहीं है? देश के ऊपर कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? क्या 205 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? ये सच है कि नहीं? क्या IMF ने ये नहीं कहा कि ये एक चेतावनी है और ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो घातक होगा? तमाम मीडिया के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन वो आपके शायद सूट नहीं करती, इसलिए आप मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं। और तमाम मीडिया के चैनल्स ने भी इसको दिखाया है, यहां तक कि आज तक ने भी, मुझे जहां तक याद है, दिखाया है। देखिए, मुझे लगता है IMF की वार्निंग के ऊपर गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो मेरे सामने है, और एक नहीं 3-4 रिएक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के मेरे सामने हैं। तो वार्निंग आई थी, ये प्रूव मैंने कर दिया है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके आना था, और चूंकि वो शालीन प्रवक्ता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे शब्दों से उन्हें भी बचना चाहिए। मैं उनसे ही पहले 400 सीटों का जो इनका दावा है, मैं इनसे पूछता हूँ, पंजाब में 13 सीटों पर ये कहां पर ये 50% वोट शेयर ला पाए? ये केरल की जो सीटें हैं, ये तमिलनाडु की जो सीटें हैं, ये तेलंगाना की जो सीटें, आंध्रा की सीटें, मुझे लगता है देखिए ये जो कुछ ये कहते हैं उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये कहां से बंगाल में 50% वोट लाएंगे, ये बिहार में कहां से लाएंगे, ये उड़ीसा में, ठीक है उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पर है, बिहार में उसके बाद आज की तारीख में आपके पास केवल 30% वोट शेयर है आपके और NJP और जो आपके 1-2 साथी हैं उनको मिला करके, दूसरी तरफ 68 से 70% का वोट शेयर, इसलिए इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। बंगाल में आप पूरी लड़ाई में खुद को बचा लीजिएगा, बड़ी बात। इसलिए पहले तो ये 400 सीटों के दावे को, इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे में बंद कर देना चाहिए, इसमें दम नहीं है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर